दादा साहब का असली बगीचा था जब मैं छोटा था। वो तो छोटा सा बगीचा था। ये जो प्रॉपर्टी थी इसके ओनर थी मिसेस बेट्स, एक ब्रिटिश लेडी थी, और उनसे इन्होंने लिया, और ये मेरे ख्याल में 1100 या 1200 बीघे की करीब आज ज़मीन हम थी। कोटगढ़ थानेदार में गीता उपनिषद मंदिर में हैं। आप सामने देख रहे हैं इस मंदिर की दीवारों पर देवदार की लकड़ी पर लकड़ी से ही खुदे हैं बहुत सारे गीता के श्लोक। छतों पर भी बहुत अच्छी खुदाई यहाँ आप देख रहे हैं। लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम दैवतानां परमं च दैवतम् तम विश्वरूप भवभूतविद्यं देवं स्वचित्तस्थमुपस्य पूर्व्यम्। ये उपनिषदों के मंत्र हैं, गीता के श्लोक हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, और इस मंदिर के भीतर हवन कुंड है, और वैदिक मंत्रों के द्वारा इस मंदिर में हवन किया जाता रहा है। और सैमुअल स्टोक्स जो अमेरिका से यहाँ आए और बाद में कुछ समाज सेवा के कार्यों में, रोगियों की सेवा कार्य करने में उनकी दिलचस्पी रही, और उसके बाद वे आर्य समाज के साथ जुड़े और उन्होंने हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। यहाँ पर एक अंग्रेज़ महिला से उन्होंने जगह खरीदी, इस पहाड़ी को खरीदा, बहुत बड़ा ये इलाका है। और उसके बाद यहाँ पर अमेरिका से कुछ सेब की पौधे ला करके यहाँ पर उन्होंने सेब की खेती करना शुरू की। उसके बाद सेब एक क्रांति के रूप में यहाँ पर पनपे, सेब की फसलें होने लगी, और धीरे धीरे करते पूरे इस पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ में सेब लगाए जाने लगे। और आज के दौर में हिमाचल प्रदेश में सेब को एक नकदी फसल के तौर पर माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो इस दृष्टि से इस मंदिर का महत्व और भी अधिक हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जितना भी इलाका यहाँ हमें नज़र आ रहा है, उसमें चारों ओर सेब के घने जंगल हम कह सकते हैं, और इस इलाके में बहुत अधिक सेब होता है। ये सामने सत्यानंद स्टोक्स जी द्वारा बनाया हुआ उनका घर है, जहाँ वे निवास करते रहे हैं। और सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बहुत अधिक बर्फ़ पड़ जाती थी, तो वो विट्ठल के पास एक स्थान पर स्थानांतरित हो जाते थे, और गर्मियों में फिर यहाँ आ जाया करते थे। और इस जगह को ऐतिहासिक बनाने में सत्यानंद स्टोक्स का बहुत बड़ा योगदान है। पौधे अमेरिका से ला करके यहाँ पर लगाए और एक नया इतिहास बनाया। इस समय हम उनके पुराने मकान और उसके साथ जो एक मंदिर बनाया गया है वहाँ पर हैं, और यह मंदिर अद्भुत है, ऐतिहासिक है और बहुत प्राचीन भी। ऐतिहासिक और अद्भुत इसलिए है कि शायद विश्व का ये एकमात्र ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, किसी देवी देवता की प्रतिष्ठा नहीं है। इस मंदिर में गर्भगृह अगर हम कहें तो उसमें हवन कुंड है, जहाँ वैदिक पद्धति से हवन किया जाता था वेद के मंत्रों के द्वारा। और दीवारों पर उपनिषदों और गीता के मंत्र श्लोक
लकड़ी पर खुदे हुए हैं जो लंबे समय के बाद भी उसी तरह से संरक्षित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज सत्यानंद स्टोक्स जी के पौत्र हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे ये मंदिर कब बनाया गया, कैसे इसकी प्रतिष्ठा हुई और इसको बनाने के पीछे सत्यानंद स्टोक्स जी की चिंतन दृष्टि क्या रही होगी और इन्होंने इस मंदिर को अभी तक संभाल के रखा है। ये इसकी देखरेख करते हैं और पूरा परिवार इस धरोहर को इसी तरह से बनाए रखने के लिए समर्पित है। कृपया आप थोड़ा सा जानकारी हमारे साथ साझा करें कि इस मंदिर का इतिहास, निर्माण, प्रतिष्ठा कैसे हुई और ये विचार उनको किस तरह से आया होगा और उन्होंने इसकी कैसी इसका निर्माण किया और इसका इतिहास क्या रहा है। कहानी तो बहुत लंबी है क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और उन्होंने 1912 में एक क्रिश्चियन लेडी से शादी की यहाँ, और वो बहुत धार्मिक आदमी थे, बहुत ऊंचे इंटेलेक्चुअल लेवल के, और 1920s अर्ली 1920s में अल्हार में जो आर्य समाज था उससे बड़े प्रभावित हुए और ग्रेजुअली उनका इंटरेस्ट हिंदू फिलॉसफी में जाने लगा। उपनिषद में काफ़ी पढ़ा, संस्कृत पढ़ी, और फिर 1932 में अंडर द ईजिस आर्य समाज से वो लोग हिंदू बने, और हिंदू बनने के बाद फिर वो इच्छुक हुए कि उन्होंने मंदिर बनाना था और आस्ते आस्ते सामग्री इकट्ठी की और ये मंदिर तैयार हुआ 1943 में, और इसकी जो प्रतिष्ठा हुई वो जून जुलाई 1943 में था। मेरे पास एक्चुअल डेट है, अभी याद नहीं है। और वो रोज़ सायंकाल को आके यहाँ पाठ पढ़ते थे, और फिर 1940 में उनकी डेथ हो गई, तो वो थोड़ी साल ही इसको इस्तेमाल कर पाए यहाँ पर। और आपने दादाजी के बारे में ये बोला कि उन्होंने सेब वगैरह लाया, लेकिन वो भी एक लोगों की समझ में थोड़ी सी भूल है कि ये तो सच्ची बात है कि सेब जो है उससे जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़ गई, लेकिन मेरे दादा साहब की डेथ हुई थी 1946 में, और जो सेब जिस तरह से हम देखते हैं वो तो पोस्ट 1955, उससे पहले नहीं सेब की इतनी मात्रा थी। लेकिन जब मेरे दादाजी की डेथ हुई 1940 में, वो ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने लाजपत राय जी और गांधी जी के साथ आंदोलन किया था इसके लिए, फ्रीडम के लिए और सामाजिक चीज़ के लिए। और जब उनकी जब वो गुज़र गए 1940 में, लोग यहाँ से चल के शिमला गए। उस वक्त सेब नहीं था, मतलब सेब के छोटे छोटे बगीचे थे, लेकिन जो उनका असली रेपुटेशन है वो सेब पर नहीं है। आजकल लोग इसीलिए याद करते हैं कि सेब से पैसा आता है। ये एक ऐतिहासिक स्थान है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन कितना पुराना है और शिमला शहर से पहले भी यहाँ इस जगह का कोई अस्तित्व रहा है या नहीं, उस परंपरा के बारे में, उस इतिहास के बारे में भी आप कुछ जानकारी दें कि किस से उन्होंने ये ज़मीन खरीदी, उससे पहले यहाँ कौन रहता था और कितनी ये ज़मीन थी और किस तरह से इसमें फिर सेब की खेती होने लगी। सैनिटेरियम था वहाँ सपाटू में किया, फिर जो जलजला आया था इसमें कांगड़ा में भूकंप आया था उसमें उन्होंने किया, उसके बाद थक गए, फिर यहाँ आए वो, फिर उन्होंने यहाँ गुफा में रहे। फिर ये हुआ 1912 में उन्होंने शादी की एक क्रिश्चियन लेडी से जो मेरी ग्रैंड मदर थी, और तब शादी से पहले उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन चाहिए, तो उनकी मदर भी आई थी 1912 में। तो मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि 1915 के बाद ये जो इलाका खोलकर था ये ब्रिटिश पंजाब के अंडर था, तो यहाँ उनके फ़ौज भी रहती थी, कमांडर्स वगैरह भी आते थे। और 1900 से पहले यहाँ पर कई अंग्रेज़ों ने कोशिश की चाय के पौधे लगाने, तो यहाँ चाय का वो काम करते थे। तो एंड में ये जो प्रॉपर्टी थी इसके ओनर थी मिसेस बेट्स, एक ब्रिटिश लेडी थी,
और उनसे इन्होंने लिया, और ये मेरे ख्याल में 1100 या 1200 बीघे की करीब ज़मीन थी। पूरा ये सारा जंगल था। और एक फ़ोटो भी है जब ये घर बनाने आए, ये जंगल था। और जो दादा साहब का असली बगीचा था जब मैं छोटा था, वो तो छोटा सा बगीचा था, बहुत छोटा बगीचा था। ये लोगों को गलत फहमी है कि बड़ा भारी बगीचा, बस सारा जंगल था। और जगह जौ और आलू और बित्थू और ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। बट जो प्रॉपर्टी थी ज़्यादातर वो जंगल था सारा। और ये सेब उनके टाइम में हुआ, सड़कें एंड में आई। उस वक्त सेब शिमला में बिकता था और उसमें पैसा नहीं आता था इतना। फिर क्या हुआ, जब सन 55-58 के करीब, मुझे पूरा याद नहीं है, ये कश्मीरी ने प्रेशर डाल के इम्पोर्ट बैन कराया जो ऑस्ट्रेलिया से सेब होता है। और आपको तो जानकारी होगी कि कश्मीर में सेब यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो इम्पोर्ट बंद हुआ, तब सेब के दाम गजब से बढ़ने लगे। उसके बाद लोगों ने फिर बगीचे बनाने शुरू किए। सो इनफैक्ट 1960 में यहाँ पर बारोबार से, अगर आप ये उधर देखेंगे, बगीचे कुछ नहीं था, खेती होती थी जी। और 1970 में इतने बड़े बड़े पौधे थे, छोटे छोटे पौधे। सो जिसको हम बोलते हैं ना सेब की रेवोल्यूशन आई, ये तो पोस्ट 1960 के बाद जी हुआ। फिर जब ये यहाँ लोगों ने सेब को बहुत कमाना मतलब पैसा आने लगा, फिर कोटखाई के लोगों ने देखा, अरे ये क्या बात है, फिर उन्होंने सेब उगाना शुरू किए। और फिर रोडू वालों ने देखा कि वो कोटखाई वाले इतने पैसा कमा रहे हैं, फिर उन्होंने किया। इस तरह से आगे एक्सपेंशन हुई सेब की। ऐसी भी कुछ जानकारी मिलती है, जैसा आपके साथ थोड़ा सा आपने संकेत भी किया, कि जब शिमला शहर एग्जिस्ट नहीं करता था, नहीं बसा था, तो उससे पहले इस जगह अंग्रेज़ों का आना जाना रहता था और लोग रहते थे। और एक इंग्लिश लेडी से ही स्टोक साहब ने भी जगह खरीदी और उसके बाद वो यहाँ बस गए। तो कोटगढ़ का इतिहास इस दृष्टि से कितना पुराना आप देखते हैं? पहले तो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, ये कोटगढ़ जो हिस्सा था, ये राणा कोटखाई के अंडर था। वो कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर उसने कुल्लू वाले को बोला था देखने में को, और उसने खा लिया। फिर हम शहर में थे। लेकिन असली इतिहास जो मॉडर्न तो क्या, काफ़ी पुराना हो गया। यहाँ जो नेपाली लोग आए 1805 के करीब, सारा एरिया कवर कर दिया था। फिर अंग्रेज़ों ने जो नेपाली थापा थे उनको डिफीट किया 1815 में। और 1815 के बाद जो इलाका कोटगढ़ है वो ब्रिटिश पंजाब के अंडर आ गया। तो यहाँ कोई राजा रूजा नहीं था। सो 1815 से लेके इलाका कोटगढ़ ब्रिटिश पंजाब का था। अंग्रेज़ों ने यहाँ 3 चीज़ें दी। एक रूल ऑफ लॉ, क्योंकि राजे रानों के यहाँ तो कोई लॉ नहीं होता था। दूसरी चीज़, उन्होंने तालीम शुरू की, जो गॉटन मिशन स्कूल है कोटगढ़ में, 1840 या 43 के करीब शुरू हुआ। तो तालीम यहाँ बहुत पहले शुरू हुई। और तीसरी चीज़ जो बहुत मेरे समझ में इम्पोर्टेंट है, कि 1815 से लेके वेल पास्ट इंडिपेंडेंस हमारा इलाका, यहाँ शराब अलाउड नहीं था, कोई ठेका नहीं था। इस एरिया में ये 3 चीज़ें थी। फिर बाद में वहाँ तालीम शुरू हुई, और उसके बाद मेरे दादा साहब ने 2 स्कूल खोले थे यहाँ। और यहाँ जो एंग्लो आर्यन स्कूल पहले था ना, जो DAV के में बाद में कन्वर्ट हुआ था, फिर गवर्नमेंट स्कूल हो गया था, उसमें उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने और मेरे नाना जी ने। और फिर 1920 के करीब यहाँ ये स्कूल खुला था, तारा स्कूल, जहाँ लोग पढ़े। सो आई थिंक हम लोग किस्मत वाले इसलिए हैं कि वो अंग्रेज़ों के आने के बाद एक तो तालीम आई, रूल ऑफ लॉ आया, शराब बैन हुआ, और फिर तालीम पर एम्फेसिस हुई। और फिर मेरे दादा साहब 1920s में वो फ्रीडम मूवमेंट में बहुत उन्होंने हिस्सा लिया। लाला लाजपत राय जी और गांधी जी के साथ उनका बड़ा संपर्क था। और वो 6 महीने लाहौर जेल में भी रहे इसी चक्कर में। तो उससे ये भी हुआ कि बाकी लोग भी फिर उनको भी आंदोलन में थोड़ा हिस्सा लिया, और तालीम थी, इसलिए यहाँ के लोग सोचने वाले लोग हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते थे, ये नहीं कि बोल दिया तो। सो अभी तक वो आपको डिफरेंस मिलेगा इलाका कोटगढ़ में। अगर आप सारे में जाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ फ़र्क है, और वो फ़र्क इसीलिए है,
स्टार्टिंग 1815 से। सो ये विंग पहले बना था, ये अराउंड 1921 से ये हाँ बना। जी। फिर बाद के विंग बने थे पीछे के विंग। हाँ जी। ये पहला स्कूल नहीं है, ये तो 1920s में बना। पहला स्कूल तो गॉर्डन मिशन स्कूल है वहाँ कोटगढ़ में। अच्छा, कोटगढ़। हाँ, वो तो 1843 या कुछ था। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें किसकी पढ़ाई होती थी, ये जो यहाँ ये वाला आपका? हमारे पेरेंट्स, फिर गांव के लोग, सारे गांव से लोग आते थे यहाँ पढ़ने। एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता ना, वो सोचते इस लोग साहब के पास बड़ा पैसा था, ज़मीन तो बहुत थी, बट उनके पास पैसा नहीं था, तो ये स्कूल चलाने में भी बड़ी मुश्किल हुई थी उनको। और मंदिर के लिए भी जो था ना, उनके पास बाद में पैसा नहीं था। फ्रीडम मूवमेंट में थे, तो वो बहुत लोगों को जानते थे। जो जीडी बिरला थे, तो वो उनके मित्र थे, मतलब फ्रेंड जी। थे। तो उन्होंने जीडी बिरला को लिखा था कि मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ और मुझे अगर मदद, उन्होंने तार दी, गो है। तो इसमें उन्होंने जीडी बिरला ने पैसा दिया था इसके लिए भी।